ये दरवाजा बंद कर दे। नमस्ते, जय हिंद। केजीएस के इस दिव्य और भव्य प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं एक सोशियोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट के रूप में आप सबके सामने उपस्थित हूं। और मैं आपको यूपीएससी मेंस सेगमेंट के जो 3 सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट पेपर इंडियन सोसाइटी, सेकेंड पेपर सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी, उस पर मैं अपने जो अनुभव हैं, ज्ञान है, जो मेरी समझ है पिछले 20 सालों का, उस अनुभव को आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि केजीएस एक ऐसा क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है कि पैसे के बिना कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपने उच्च पदों, स्पेशली यूपीएससी में जो पद होते हैं, उसको क्वालिफाई करने से वंचित ना रह जाए। तो बेसिकली ये डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ यूपीएससी है। इसमें खान सर की ये पूरी कोशिश है कि पैसे के जो लाखों रुपए लेकर जो दिल्ली आते हैं बच्चे, केवल वही यूपीएससी ना करें, बल्कि यूपीएससी हर वो बच्चा करे जिसमें टैलेंट हो, और पैसे के अभाव में वो बच्चा कि उसके सपने ना टूट जाएं। केवल इसी कोशिश से केजीएस का ये प्लेटफॉर्म है, जिस पे मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपसे जुड़कर और उन बच्चों के सपनों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि किसी वजह से पिछले 20 साल के मेरे अध्यापन के अनुभव में दिल्ली नहीं आ पाते थे, क्योंकि उनके पास लाखों रुपए की फीस नहीं होती। दोस्तों, अगर आप ये टीम देख पाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैच है, एक बैच जिसमें अभी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बैच 2 शुरू हो रहा है, जो कि एक इंग्लिश बैच होगा। और मैं आपको धर्मेंद्र एक समाजशास्त्री की हैसियत से आपको इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी पे मैं अपने जो एक्सपर्टीज़ है आप तक ट्रांसफ़र करूंगा, ताकि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकें। बस दोस्तों, ये देख लीजिए, ये हमारा बैच 2 है केजीएस का, जिसका नेतृत्व ऑफ कोर्स भारत के सबसे युवा, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे सम्मानजनक व्यक्तियों में से एक जी खान सर शुरू कर रहे हैं। और हम सब उनके जो सिपाही हैं, इनका जो विजन और लक्ष्य है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को, उसको हम पूरा करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स का नाम सुना होगा जहां पे लाखों की फीस लगती है, और ये मैं पूरी जिम्मेवारी और गर्व से कहता हूं कि आप अगर ऐसी टीम इस पूरे भारत में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा असंभव। खान सर ने जो ये टीम पिक किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों से अपनी यूपीएससी में सिलेक्शन क्रेडिबिलिटी को फुलफिल किया है। और फर्क केवल इतना है कि पहले हम जैसे लोगों की सेवाएं लाखों रुपए में लेनी पड़ती थी, और वो बच कुछ पैसे में आप इस कोर्स को प्राप्त करके और अपने यूपीएससी करने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, जो मेरा 3 सेगमेंट है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आप ये समझ सकें कि ये सेगमेंट यूपीएससी की तैयारी में कितना महत्वपूर्ण है और इसकी कितनी भूमिका है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पे थोड़ी मैं अपनी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो जीएस का है, जनरल स्टडीज का जो पेपर फर्स्ट है, उसका एक सेगमेंट है इंडियन सोसाइटी। देखिए, इधर आपका हिंदी का सिलेबस है, इस साइड में यू हैव द इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सिलेबस, एंड बोथ कंटेन द सेम थिंग। तो वो इशू नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम नहीं आ रही क्या? ठीक है। तो दोनों तरफ अगर आप पूरे इस सिलेबस को देखें तो देखिए, पहला जो चैप्टर है यूपीएससी का पेपर फर्स्ट के इंडियन सोसाइटी में, वो है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, और यहाँ पे अभी तक मैं देख रहा हूं कि भारतीय समाज की विशेषताओं से 2 क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आ रहे हैं। एक भारतीय, देखिए, अगर आप पूरा मैक्स मूलर वगैरह को आपने कभी नाम सुना होगा, तो ये भी जरूर सुना होगा आपने कि इन्होंने माना कि भारतीय समाज जो है वेस्टर्न सोसाइटी से अलग है, आप इसकी तुलना यूरोप से नहीं कर सकते।
और दो ऐसी भारत की विशेषता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है, और वो है कास्ट सिस्टम, और जो दूसरी विशेषता है वो है जॉइंट फैमिली। तो आप ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जो जो जो, जो कि आप कास्ट सिस्टम, एक सेकंड में जरा कलर बदलना चाहता हूं पेन का, जस्ट मिनट में जरा कलम बदल लूं, आप लोगों को आसानी हो। रेड ले लेता हूं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कास्ट सिस्टम पर आ रहा है और जॉइंट फैमिली पे आ रहा है। ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑब्वियसली जब हम लोग पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखते हैं, और ये ध्यान में रखते हैं कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे हम ज़्यादा जोर देकर पढ़ाएं, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको थोड़ा सा कम पढ़ाएं, जहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना है वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा जोर दें। तो आप फर्स्ट पेपर के सिलेबस में देखेंगे दोस्तों, तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं से यहाँ पे कास्ट सिस्टम और जॉइंट फैमिली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। सेकेंड है भारत की विविधता, इसको आप बचपन से ही ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे। भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो रेशियल डाइवर्सिटी है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इसकी हम बहुत चर्चा करेंगे। और साथ ही हम इसकी चर्चा करते हैं इस सेगमेंट में कि जो डाइवर्सिटी है उससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या इसके संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं ये सेगमेंट 2 में। दोस्तों ये अगर आप टॉपिक 2 देखें, ऐसा टॉपिक है जिसमें महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से हॉट और बर्निंग टॉपिक है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा जहाँ से कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए या यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ना हो। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन का जो रोल है, जो चेंजिंग रोल है, स्टीरियोटाइपिंग है, जो जेंडर रोल्स में चेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, हम इसकी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में जब हमारा आएगा। और साथ ही कैसे कैसे महिला संगठन बने, वो कैसे कैसे उनका जो प्रायोरिटी चेंज हुआ, गोल्स चेंज हुआ, किस वजह से शिफ्ट हुआ, और 21st सेंचुरी में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, इसकी हम बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ये हम टॉपिक पढ़ते हैं महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। तीसरा देखिए जनसंख्या और संबंधित मुद्दे हैं। आपको पता होगा कि भारत अब दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है पॉपुलेशन में, और 1 अरब 42 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है। और उसके ये जो जनसंख्या है ये कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्यों नहीं रुक रही है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड एंड चैलेंजेस। क्या ये जो इतनी जो जनसंख्या है 142 करोड़, इससे भारत को फायदा है, जिसको बोलते हैं कि इज आवर डेमोग्राफी अ डिविडेंड, क्या ये एक लाभांश है या हमारे लिए अभिशाप है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा। इसके साथ ही हम पॉपुलेशन की पॉलिसी पढ़ेंगे और जनसंख्या को किस तरह से हम मैनेज या इसको किस तरह से स्टेबलाइज करें, ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपको पता है कि भारत की लगभग आज भी, उसके बाद अगला टॉपिक है देखिए पॉवर्टी एंड रिलेटेड इश्यूज। पॉवर्टी एंड रिलेटेड इश्यूज है, हम इसकी भी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 40% लोग भारत के गरीब हैं। पिछले योजना आयोग के अनुसार 27% लोग गरीब हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है हम पॉवर्टी एलिवेशंस पे कितनी ही ज़्यादा योजनाएं चला चुके हैं, लेकिन अब तक उसका क्या परिणाम रहा, हम पॉवर्टी को कितना एलिवेट कर पाए, जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों की बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं गरीबी, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज में। ठीक है, उसके बाद अगला है नगरीकरण। आपको पता होगा अर्बनाइजेशन, इट्स चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। अर्बनाइजेशन अगला टॉपिक है। आपको पता होगा आजकल भारत में स्मार्ट सिटी की बहुत चर्चाएं चल रही हैं। सारे मोस्ट ऑफ द भारत के शहर ओवर अर्बनाइज्ड हैं, चाहे बिजली की पानी की, लॉ एंड ऑर्डर की, स्लम्स की, पॉल्यूशन की, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की, जेंडर इनइक्वालिटी की, ये सारी चीज़ें
हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे इस प्रॉब्लम में, जिसमें है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज की प्रॉब्लम। जो नगरीकरण इतनी तेजी से, जो 39% पॉपुलेशन इंडिया की शहरों में रह रही है, उससे प्रॉब्लम क्या है, इसका समाधान क्या है, हम इसकी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे हम इन टॉपिक्स में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ भाग रही है और इस पे भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत ही लगातार आ रहे हैं। भूमंडलीकरण का नाम तो आपने सुना ही होगा, एलपीजी एरा जिसको कहते हैं, जिसको नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने शुरू किया। तो दोस्तों, इसके 3 एस्पेक्ट हैं। एक इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, वो हम स्टडी नहीं करेंगे, मैं उसकी स्टडी नहीं कराऊंगा। उसके बाद इसके इकोनॉमिक डायमेंशन से उसकी थोड़ी बहुत मैं चर्चा करूंगा, और मैं इसमें बताऊंगा जो क्वेश्चन आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का वृद्धों पर क्या प्रभाव है, बच्चों पे क्या प्रभाव है, वुमेन पे क्या प्रभाव है, SC ST पे क्या प्रभाव है, मिडिल क्लास पे क्या प्रभाव है, गाँव पे क्या प्रभाव है, शहरों पे क्या प्रभाव है। हम इस चैप्टर, और इस पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसकी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगला टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। रोज आप लोग न्यूज़पेपर में, टीवी में पढ़ते होंगे सशक्तिकरण क्या होता है। तो देखिए, हम इसमें सोशल एम्पावरमेंट में, चाहे महिला हो, चाहे SC ST हो, चाहे जो दिव्यांग हो, जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन हैं, ऐसे भी हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री रहे हैं। सोशलिस्ट कंट्री में हमेशा ये होता है जो सबसे नीचे लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए। तो उसके लिए पहली बात कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हुई कहाँ से, उसके लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, जो स्टेप्स उठाए वो कितना उससे फ़ायदा हुआ, कितना उससे नहीं फ़ायदा हुआ, नहीं फ़ायदा हुआ तो क्यों नहीं फ़ायदा हुआ। साउंड लगातार लोग पर साउंड चेक करें, ठीक है। लगातार जो सोसाइटी में है, हाँ ठीक है ना, लगातार जो सोसाइटी में जो भी आज तक जो समाज के वल्नरेबल सेक्शन है, कल ही आप लोगों ने देखा होगा, 2-3 दिन से टीवी में चल रहा है, एक व्यक्ति ने एक जनजातीय व्यक्ति के ऊपर आपने देखा होगा पिस कर दिया अभी MP में, जिसके घर वर तोड़े जा रहे हैं। तो आज 70 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए और आज भी ऐसे लोग हैं जो इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आप बताइए, आप किसी पे कोई पिस कर दे, आप सोच सकते हैं, यूरिनेट कर दे, ये मतलब। तो ये सारे आखिर में क्या ऐसा हुआ कि 70 साल के बावजूद हम उन लोगों को ऊपर नहीं उठा पाए, वो हम इतने ताकतवर नहीं बना पाए कि वो अपनी गरिमा, सम्मान और लाइवलीहुड के साथ इस ज़िंदगी को जी सकें। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में, जो सोशल एम्पावरमेंट है, इस सेगमेंट में हम SC ST वुमेन, स्पेशली इन 3 सेगमेंट को, स्पेशली इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी समस्याएं कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें सोशल एम्पावरमेंट में। तो ये सोशल एम्पावरमेंट में हम स्पेशली इन 3 सेगमेंट की स्टडी करेंगे। संप्रदायवाद दोस्तों आपको पता होगा, स्पेशली आप सरल भाषा में आप इसको हिंदू मुस्लिम झगड़े कहते हैं, बट संप्रदायवाद में केवल हिंदू मुस्लिम नहीं होता, जो शिया और सुन्नी का झगड़ा होता है वो भी संप्रदायवाद है, जो हिंदू और सिख के नरसंहार हुए वो भी संप्रदायवाद है। संप्रदायवाद का मतलब केवल हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदू और ईसाई भी हो सकता है, ईसाई और मुस्लिम भी हो सकता है। इसका पूरा जो बैकग्राउंड है, इसके लिए क्या सरकार ने की, अब तक क्या क्या हुआ है, हम इसकी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे संप्रदायवाद में। दूसरा दोस्तों है इस अगला टॉपिक है इसमें क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद आप समझते होंगे, हर आदमी चाहता है कि उसका जो क्षेत्र है वो देश बन जाए। हर आदमी को मणिपुर को अलग देश चाहिए, कश्मीर को अलग देश चाहिए, खालिस्तान को अलग देश चाहिए। ये क्षेत्रवाद का ही परिणाम है कि लोग अपने क्षेत्र को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो देश को पीछे छोड़ देते हैं। उनके लिए भारत कुछ बड़ा नहीं है, तमिलनाडु और जय पंजाब और जय बंगाल होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्षेत्रवाद कहाँ से आया, अंग्रेजों के समय में कैसे ये बढ़ा या घटा, उसके बाद संविधान ने कैसे इस चीज़ को कम या ज़्यादा किया, हम इस सब की बहुत विस्तृत चर्चा हम क्षेत्रवाद में करेंगे। और लास्ट टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षतावाद, जिसपे हम बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, कहाँ से आया, इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं,
इसके कैसे कैसे इसके डायमेंशंस हैं, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पेपर का इंडियन सोसाइटी का एक शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द सिलेबस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए हम तो सारे क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आउट किए हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन और मूल्यांकन करें। कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा कि जैसे ही कोरोना आया और वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, घर में खूब लड़ाइयाँ हुई, डिवोर्स रेट हाई हो गए, क्योंकि जब पति घर में रहने लगता है तो फिर पति की कार्यस्थानियाँ पत्नियों को पता चलने लगता है, पत्नियां दिन भर क्या करती हैं वो पतियों को पता चलने लगा। और आप जाके जब हम आपको डेटास देंगे तो आप देखेंगे कि कोरोना काल में जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, बहुत बड़ी संख्या में डिवोर्स रेट्स बढ़ गए। तो ये देखिए कितना एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या देखिए दूसरा एक क्वेश्चन है, उपभोक्ता जिसको हम कंज्यूमर कल्चर बोलते हैं, कि विशेष परिप्रेक्ष्य में नौ मध्य वर्ग जो नया एक मिडिल क्लास इमर्ज किया है, पूरा जो सेकेंड टियर के संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जो नया छोटे शहर, जो छोटे सेकेंड टियर का मतलब आप समझ लीजिए कि लखनऊ को समझ लीजिए, पटना समझ लीजिए, इलाहाबाद समझ लीजिए, बनारस समझ लीजिए, जबलपुर समझ लीजिए, इंदौर समझ लीजिए, तो सेकेंड टियर सिटीज कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टियर का मतलब होता है वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है। 1 लाख से 50,000 के बीच की जनसंख्या वाले शहर को सेकेंड टियर सिटी कहते हैं। देखिए, हाउ द ग्रोथ ऑफ 2 टियर सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, द एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंज्यूम। इसका मतलब है देखिए कि अब सेकेंड टियर में टाउन में ये जो मैकडोनल्ड खुल रहे हैं, जो आपको मॉल्स खुल रहे हैं, जो नए नए ये जो एमएनसीज खुल रहे हैं, उससे उस पे क्या असर पड़ रहा है सेकेंड क्लास सिटीज पे, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गिवन द डाइवर्सिटी, देखिए डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए, क्या भारत में पहले क्या होता था, ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहले क्या होता है कि भारत में लगभग 500 के आसपास ट्राइब्स हैं। ऐसे में 500 अगर ट्राइब्स हैं तो पहले सारे जो ट्राइब्स थे वो अलग अलग उनकी कास्ट थी, कल्चर थी, रिलीजन था, सब था। अब ये कह रहा है कि भारतीय समुदाय की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ में उन्हें एकल श्रेणी का माना जाना चाहिए, क्या इनको एक मान लिया जाए। तो इस पे 3 दृष्टिकोण हैं, आपने सुना होगा। एक वीरियर एल्विन का है जो कहता है कि इनको पॉलिसी ऑफ इनको सेपरेशन, आइसोलेशन में रखना चाहिए। एस घुरिया कहते हैं कि इसको मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार की जो नीति है, नीति ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसकी चर्चा इस वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषताओं की। तो उम्मीद है आप लोगों को पंथ का मतलब नहीं पता होगा। पंथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ही ईश्वर मान लेना। पंथ का एक बेसिक मतलब, जैसे आपने साईं बाबा का नाम सुना होगा, ये ओशो रजनीश का नाम सुना होगा, आनंद मार्गी सुना होगा, कबीर पंथी सुना होगा। जब किसी व्यक्ति को ईश्वर मान लिया जाता है और जब उसी की व्यक्ति के बताए रास्ते पर लोग चलते हैं, उसको पंथ कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, जाति, क्षेत्र, धर्म के समानांतर। अब एक पंथ का एक, जैसे कबीर पंथी का एक अलग जाति धर्म हो गया है, ऐसे ही देखिएगा आनंद मार्गी का वो किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं, इसका एक अलग हो गया है। हम इसकी चर्चा इस सवाल में कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन के, ये चारों क्वेश्चन पे, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके डे टू डे से चीज़ों से रिलेटेड है। वो आपको हवा में सवाल नहीं पूछ रहा है, वो आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उसी के आसपास वो क्वेश्चन पूछ रहा है और वो देखता है। देखिए, इंडियन सोसाइटी को पढ़ने में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंडियन सोसाइटी और जस्टिस में एक चीज़ बहुत काम आती है, वो आती है कि आप अपने सराउंडिंग्स में जो हो रहा है, अपने आसपास जो हो रहा है, आँख और कान हमेशा खुला रखिए। अगर आप आँख और कान खुला नहीं रखेंगे, केवल किताबी बातें लिखेंगे, आपके साथ धोखा हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में अगर आप केवल किताबी बातें लिख के आएंगे, आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो किताबें तो पढ़नी है, और इसके लिए अगर आप देखिए, एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप केजीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको
कोई भी किताब की ज़रूरत नहीं है, टीचर खुद नोट्स डिक्टेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग नोट्स, हमारी एक बहुत एक्सपर्ट टीम बैठ के नोट्स बनाती है। इसके अलावा भी है कि नहीं मुझे कुछ किताब पढ़ना है तो आप इस टॉपिक पे एक किताब खरीद सकते हैं। उस किताब का नाम है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। इंडियन सोसाइटी, आप राम आहूजा की बुक खरीद सकते हैं। राम आहूजा की किताब खरीद सकते हैं। ये किताब आप खरीद सकते हैं तब जबकि किसी वजह से आप हम लोग के कोर्सेज के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है किताब हम लोग का पर्याय होता है, विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्स्ट पेपर के एनालिसिस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं और कम से कम यूपीएससी के पेपर फर्स्ट में ये जो टॉपिक हैं कम से कम 40 से 60 नंबर के बीच के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर 250 नंबर का होता है, सारे पेपर ही 250 नंबर के होते हैं। उसमें 40 से 60 नंबर का पेपर फर्स्ट में जो ये इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस आते हैं, इस पे इजीली आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप किताब खरीदना चाहें इस टॉपिक पे, आप इंडियन सोसाइटी राम आहूजा की बुक खरीद सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप केजीएस से तो अगर जुड़े हैं तो शायद आपको इन सब किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम लोग नोट्स लिखवाएंगे, हम क्वेश्चन भी समझाएंगे, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। तो सचिन कुमार बताओ सर प्रीलिम्स का है या ये जी मेंस की एनालिसिस है। मेरा जो सेगमेंट है वो मेंस का है। ठीक है, अब आइए दूसरा सेगमेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर 2 में, और उसका नाम है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। आप सबको तो देख ही रहे होंगे, रोज देश में सबको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। देश में ये तो शायद ही कोई कहेगा कि मेरे साथ न्याय हुआ। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ ऐसा कहने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जो सेगमेंट पढ़ाऊंगा ये उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है देश में। देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या है, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी में कमजोर वर्ग कौन है? सी हैं, महिलाएं हैं, वुमेन हैं, दिव्यांग हैं, और इस तरह के, चाहे वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वल्नरेबल सेक्शंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए वल्नरेबल सेक्शन, तो वल्नरेबल सेक्शंस भारत में का बहुत ही ज़्यादा है। और वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो राज्य और केंद्र मिलकर जो चलाती हैं कल्याणकारी योजनाएं, हम इनकी ये कैसा काम कर रहे हैं? क्या इससे वल्नरेबल, बिल्कुल इससे वॉल्यूम कम नहीं आ रही है आपके एक सेगमेंट पे, हमारे यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। तो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सरकार ने कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसने कितनी डिलीवरी की, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, और क्या किया जाना चाहिए, हम इस सेगमेंट की चर्चा करते हैं इस वाले सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, हम यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम सेगमेंट्स पढ़ते हैं उसमें देखिए, इसमें बहुत ही डे टू डे से रिलेटेड टॉपिक है। पहला है हेल्थ, देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें दूसरे में है सोशल सेक्टर्स, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। तो हम दूसरे सेक्टर में पढ़ते हैं, इससे 30 से 40 नंबर के मेंस पेपर 2 में आते हैं क्वेश्चन, 30 से 40, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है ना, इसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मानव संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके लिए क्या किया गया है, क्या करने से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, और साथ ही उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, हम इसकी स्टडी करते हैं। माइक तो मेरे बहुत नज़दीक है दोस्त, तो आप भी थोड़ा सा अपना सिस्टम देख लीजिए। और हम इस सेगमेंट में इसी चीज़ को पढ़ते हैं, इसमें सोसाइटी के जितने वल्नरेबल सेक्शंस की स्टडी करते हैं,
साथ ही वल्नरेबल सेक्शंस को जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूखमरी से जो संबंधित मुद्दे हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, सिलेबस देखिए देखने में बेहद छोटा लग रहा है, लेकिन आप देखिए ये सेगमेंट ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद देखिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मानव संसाधन है, ठीक है, विकास और प्रबंधन, इन सब चीज़ों के संबंध है। सोशल, पूरा इंटायर सोशल सेक्टर को ये सेगमेंट कवर करता है, तो हम इसमें बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। देखने में आपको सिलेबस इतना छोटा लग रहा होगा, लेकिन देखिए 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन इसी सेगमेंट से आ रहे हैं। और इस पे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं एक बार नजर मारिए। देखिए ये क्वेश्चन है इस सेगमेंट से, आप ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 22 में आया है, दिव्यांगता, जो सोसाइटी के डिसेबल्स हैं या जिसको हम जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उन पे क्वेश्चन आया। देखिए दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारी, देखिए गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया है, नागरिकों में भी संवेदनशीलता है, इसके बावजूद जो भी इनके लिए कानून बनाया है केवल कागजी रह गया है, ऐसा क्यों है? देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए कितना, मैं फिर आप लोगों का क्वेश्चन भी लूंगा। जसमीत अरोड़ा, थोड़ी देर रुक जाइए, and then I will take all your questions. Once I will complete my end, then I will start taking the question, and if you want I will explain you in a best possible way. So don't worry at all. Let me complete from my part. Let me elaborate you the syllabus, the nature of question being asked on this, and after that I will come and I will pick some of your question and I will try to answer as much as possible. Yeah, she is right. They are especially able. Priyanka Sharma is absolutely correct. They are sorry, I have forgotten that appropriate word for Divyang, that is called specially able. They are not called handicapped. Ayush bhai, you are not right. ठीक है ना? So I will come on that. Let me explain first, then I will take your question. ठीक है? Then look at the second question. Second question: reforming the government delivery system. I hope you understand that PDS and all. Direct benefit transfer scheme is progressive step, but it has its limitations too. जो गवर्नमेंट आजकल डायरेक्ट पैसे डाल दे रही है आपके अकाउंट में, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या न, पहले क्या होता था आपको पता होगा। पहले सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट है, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना होगा, सब हम लोग कराएंगे, पुष्पलता वर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना होगा। वो क्या करती थी, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता था, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता था, कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता था। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। अगर मेरा नाम प्रधानमंत्री के लिए आया है आवास के लिए, तो डायरेक्ट वो पैसा मेरे में डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसफर, सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। तो ये कह रहा है कि उसके पहले से ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव है पहले की योजनाओं से, बट इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, आपको दैट वी नीड टू एक्सप्लेन। दी अच्छे क्वेश्चन है। और तीसरा जो है, अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखिए स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। लुक एट द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of school. इतना अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, मैं फैन हूँ, आप यकीन मानिए। यहाँ की कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो यूपीएससी की स्टैंडर्ड की। आपने बच्चे को फ्री एजुकेशन दे दिया, उसको खाना दे दिया, मिड डे मील दे दिया, बस्ता दे दिया, ड्रेस दे दिया, और आपने उसको स्कूल भेज दिया। लेकिन जब तक उस बच्चे को आप एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं बताएंगे, ये सारी चीज़ें फ्री देने के पीछे की वजह नहीं बताएंगे, तब तक वो तो जा रहा है, उसको तो लग रहा है केवल खाने के लिए जा रहा है। तो बिना उसको एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को अवेयर किए बिना अगर आप उसको स्कूल भेजते हैं, तो कभी भी वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा फ्री एजुकेशन का, जो सरकार का विजन है। इसको एक्सप्लेन करना है, ये है चौथा।
और ये जो लास्ट है, एक कल्याणकारी राज्य में नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की आवश्यक पूर्व शर्त होती है। देखिए, बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इम्पेरेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी। बिना स्वस्थ व्यक्ति के आप किसी चीज को डिलीवर नहीं कर सकते। ये लास्ट क्वेश्चन। तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप चाहे पेपर फर्स्ट का इंडियन सोसाइटी हो, चाहे पेपर 2 का सोशल जस्टिस हो, ये क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकल आते हैं, किताबी ज्ञान बहुत काम में नहीं, ठीक है ना। इसमें बहुत किताबी बातें आपके काम नहीं आएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो केवल किताब के साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे मैं कहता हूँ ना, अपने आँख और कान खुले रखिए। यूपीएससी का एग्जाम केवल आप किताबी बातें पढ़ के नहीं आंसर कर सकते। एसपीडीएम केवल किताबी कीड़े को नहीं बनाया जाता, उसकी सराउंडिंग्स की कितनी अच्छी समझ है, इस चीज पे उसका डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब हम क्लास में आएंगे हम इन क्वेश्चंस को सामने रख के, जब टॉपिक पढ़ाएंगे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेंगे और फिर हम उसकी चर्चा करेंगे, तो आपकी एक बहुत प्रैक्टिकल समझ बनेगी, आपकी बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल समझ बनेगी, आपकी बहुत ज़्यादा पेनेट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला पाएंगे। और तीसरा जो सेगमेंट है, देखिए वो है इंटरनल सिक्योरिटी, जो मैं आपको नरेट करूंगा। आपको पता होगा दोस्तों, आजकल मणिपुर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है, मणिपुर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पता होगा कि भारत के अंदर, बाउंड्री के अंदर, चाइना और इंडिया का जो विवाद है वो इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, लेकिन जो अंदर वो जो नकली रुपए आते हैं, नकली ड्रग्स आते हैं, जो ये वेपन्स भेज देते हैं, हवाला से पैसे भेजते हैं, या जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या जो अंदर टेररिज्म है, जो नक्सलिज्म है, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, इन सारी चीज़ों को, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जो इंटर कन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो जातीय संघर्ष हो, चाहे लिंग्विस्टिक ये हो, इन सारी चीज़ों को हम इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, जो भी गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं, जिसको हेड हमारे अमित शाह जी करते हैं, उनके डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली चीज़ों को हम इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा जो सिलेबस है, पर सिलेबस मैं आपको दिखा दूं। देखिए दोस्तों, तो ये इंटरनल, सॉरी वो पीपीटी में वो सिलेबस का पार्ट मिस कर गया है, केवल क्वेश्चन है, सॉरी वो पीपीटी में थोड़ा मिस कर गया। आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आ रहा है। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, आपने नाम सुना होगा, आजकल लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी चर्चाएं हैं। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है उसी को कहते हैं संगठित अपराध, जिसमें कोई एक व्यक्ति अपराधी नहीं होता, बाकायदा गैंग बनाता है, उसका इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, इंटर डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्शंस होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और इस सेगमेंट में हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं, देखिए, संगठित अपराध के प्रकारों की चर्चा कीजिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। आप रोज सुनते होंगे कि अभी जो लॉरेंस बिश्नोई का केस है, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से वो हथियार खरीद रहा है, और ऐसे खूब सारे संगठन आपको मिलेंगे, चाहे वो आईएसआई के साथ कनेक्टेड हो, बेशक वो भारत में ऑपरेट करते हैं। टूल किट, बिल्कुल, किसी ने देखिए बहुत अच्छा लिखा है, वो टूल किट चलाते हैं। तो अब इसकी, हाँ, वो बाहर से फंडिंग लेते हैं, देश के अंदर रहते हैं, लेकिन उनका नेक्सस जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ा होता है। वो आपने देखा होगा कि गूगल पे वगैरह से भी घोटाला करते हैं, दूसरे देशों में नहीं। मॉब लिंचिंग इससे रिलेटेड नहीं है, पंकज कारपेंटर जी, वो संगठित अपराध नहीं है, मॉब लिंचिंग एक डिफरेंट चीज है ना। तो ये क्वेश्चन की चर्चा करने की वर्णन बता रहा है कि आप बताइए कि कैसे कैसे चीजें। देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है यार, मजा आएगा आपको लिखने में ना। हाँ बिल्कुल, विनय नंदवानी लिख रहे हैं कि ये ऑपरेट जेल से करते हैं, बिल्कुल, पूरा एक्सटॉर्शंस दुबई से कहाँ से करते हैं। हम इसकी चर्चा इस टॉपिक में, देखिए,
ये देखिए एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए मैरीटाइम, आपने देखा होगा कि ये जो मुंबई में अटैक हुआ था वो वहीं से हुआ था। मैरीटाइम सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान से वो पानी की बोट लेके और अजमल कसाब वगैरह घुस गए थे। कैसे आप देखे होंगे कि जो हमारा श्रीलंका के साथ जो हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वहाँ से काफ़ी ड्रग्स वगैरह आते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हमारा है। तो ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी से अगला जो टॉपिक है, देखिए साइबर, बाप रे बाप, ये तो इतना खतरनाक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अकाउंट से पैसे भी गायब हुए होंगे। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है, आप देखे होंगे कि मंत्रालयों के पूरे जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनका पूरा जो वेबसाइट्स है हैक हो जाते हैं, पूरे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लेते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को। आपने देखा होगा, स्नोडेन का केस सुना होगा, जो पेंटागन में पूरा उन्होंने सब बताया था। तो ये साइबर सिक्योरिटी से और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। और नक्सलवाद आप देख ही रहे होंगे, नक्सलवाद तो आप 1967 से ही इस देश में चल रहा है। तो देखिए नक्सलवाद। तो दोस्तों मेरा जो टॉपिक है, सबसे अच्छी बात है कि यूपीएससी में मैं एज ए सोशोलॉजिस्ट आपके बीच आता हूँ, और मेरी अच्छी बात है कि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वो बुकिश नहीं है। मेरी जो नॉलेज में मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ एज ए सोशोलॉजिस्ट आपके बीच, मैं अपनी जो भी एक्सपर्टीज इस 25 सालों में हमने सीखा है, तो मेरी किताबों, मेरी नॉलेज में आपको टेक्स्ट, किताब और प्लस फील्ड व्यू, टेक्स्ट और फील्ड व्यू दोनों का आपको कॉम्बो मिलेगा, टेक्स्ट एंड फील्ड। क्योंकि केवल इसमें किताबी बातें नहीं होती हैं। आप इंडियन सोसाइटी की तो किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं होती जो आपको इंटरनल सिक्योरिटी पे, ऐसी कोई गाइड वाइड तो मिल जाएगी आपको, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी का दायरा है वो इतना ज़्यादा बड़ा है। उसी तरह जो सोशल जस्टिस का दायरा है, जनरली इसमें आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स। लेकिन क्या होता है कि न्यूज़ चैनल्स की प्रॉब्लम क्या है कि न्यूज़ चैनल्स एक पॉलिटिकली आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होते हैं, या तो सरकार के फेवर में उसको बोलते हैं या सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। बहुत न्यूट्रल होके, बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से वो इन विषयों पे नहीं बोलते। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को फॉलो करिए, आप ये ज़रूर कोशिश करिएगा, जी बिल्कुल, आप ज़रूर ये कोशिश करें कि एक न्यूट्रल, फैक्चुअल और एनालिटिकल समझ बने। देखिए न्यूज़ चैनल कभी नहीं चाहते कि आप एक न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग बनाए, वो आपको एक पर्टिकुलर चैनल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी बिल्कुल किसी आइडियोलॉजी से, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो जिसकी सरकार होती है वो उनके साथ होते हैं। तो इसलिए कभी भी आप बिल्कुल किसी चैनल के या किसी यूट्यूबर की बात को, जैसे मान लीजिए राठी का नाम सुना होगा, आप ये समझिएगा कि द पर्सन इज़ वेरी एंटी गवर्नमेंट, तो वो जो भी कह रहा, तो आपको वो समझाने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है कि अच्छा सरकार के अगेंस्ट का ये लॉजिक है। लेकिन जब तक आप उसको प्रो एक गवर्नमेंट का लॉजिक नहीं सुनेंगे, आप कभी भी एक बैलेंस अप्रोच बना पाएंगे। तो इसमें न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, बुक्स काफ़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब केजीएस है आपके बीच में, तो फिर आपको क्यों इधर उधर जाना है यार। हम लोग हैं ना, हम लोग एकदम बैलेंस व्यू देंगे आपको, बिल्कुल फैक्चुअल और एनालिटिकल वो चीज़ बताएंगे जो जाके आप एग्जाम में लिख सको। हमें आपको यूपीएससी कराना है, हमें आपको कुछ वो सब नहीं बनाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट नहीं बनाना है। तो जब आपके सामने केजीएस है तो आपको फिर की जरूरत नहीं है। डेटा हम देंगे, उसकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनालिसिस, क्वेश्चन, जब सब कुछ हम करेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जो मुझे आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि KGS is not an institute. इसको don't compare it with an UPSC institute. It's not an UPSC institute. It's the education mission in which we are trying to deliver to those guys who cannot afford lakhs of fees
and they cannot kill their dreams because they live in a small town and they are working and they cannot afford this fee. The purpose of Khan Sir is to deliver the education to those people. You can say that vulnerable section, not terms of economy, because some people are working, they cannot come to Delhi, because some people are like, they are housewives, they are women, their parents are not allowing to come to Delhi. Some people cannot afford to come to Delhi. So our purpose is to deliver to those people who do not have either lakhs of rupees, those who cannot afford 20,000-30,000 rupees a month per month at Delhi, and they want to become an IAS. So when look at the team, when you have this team, can you imagine when these people are going to deliver you? Do you need any other channel, any other platform? I can guarantee you, friends, you go to these people, look at their profile, and you can easily understand this is the proven lot. They have proved it from, from decades, I can say. From last 2 decades I am in this field, and some of the people are senior to me. So look at, they know each and every aspect of UPSC. They know each and every veins of UPSC, that what they are going to ask, what they will, and this experience we can transfer you so easily. So dosto, if you have any question, otherwise I would like to invite you on the behalf of KGS and Khan Sir, come and join the batch, take the benefits and fulfill the dreams of becoming a civil servant of this country. आइए, जुड़िए, और जो आईएएस बनने का या सिविल सर्वेंट बनने का जो आपका सपना है, वो सब हम लोग अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी इंटीग्रिटी से, इंटेंशन से, अपने विजडम से हम चाहते हैं कि आप तक हम डिलीवर करें, ताकि आप एक बेहतर से बेहतर प्रशासनिक सेवा में जाकर अच्छे से अच्छे अधिकारी बने। और लेकिन याद रखिएगा, ये ज़रूर वादा करिएगा, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो जिस तरह से खान सर आपको आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, तो आप बन जाइएगा, तो आप भी ऐसे ही शोषित, वंचित जो वल्नरेबल सेक्शन है, इस साथ कभी गलत मत कीजिएगा। इस वादे के साथ आप KGS से जुड़िए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग के कुछ क्वेश्चन ले लूं। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप सर कुछ क्वेश्चन दिखा दो हमें। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे, बिल्कुल। अगर मैं पढ़ाऊंगा आंतरिक सुरक्षा, तो ये बताऊंगा कि सुरक्षा क्या होता है, आंतरिक और बाह्य का अंतर क्या है, इसमें सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या चाहिए, सब कुछ स्टार्ट टू एडवांसमेंट। हम लोग की बैच एकदम बिगिनर्स के लिए होती है, बिगिनर से धीरे धीरे उन्हीं को हम एडवांस कर देते हैं। कोई भी सवाल अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस समय आप पूछ लीजिए, और देखता हूं कोई सवाल होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए, जुड़िए। याद रखिएगा जो मैंने कहा, हमारी गुरु दक्षिणा यही होगी, जब आप बन जाएं तो उन लोगों के साथ हमेशा अच्छा करें, न्याय करें जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वल्नरेबल सेक्शंस के साथ हमेशा अच्छा कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय, गुड डे। बहुत जल्दी हम सेकेंड बैच में आपसे मिलेंगे, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड बाय।